अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सवाल ज़रूरी है सीरीज़। आज के एपिसोड में, आज की सीरीज़ में हम ये जो मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है उसके पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम ये डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हम हेल्प लेंगे मुक़द्दिमे इब्न खल्दून, जो कि इब्न खल्दून की बहुत मशहूर किताब है। अगर किसी को जो आज हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को तफसील में पढ़ना है या समझना है तो ये किताब पढ़ ले। तो हम अरब वर्ल्ड को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली इब्न खल्दून को अगर आप पढ़ेंगे तो इब्न खल्दून ने सारी सिविलाइजेशंस को बेसिकली पढ़ा है। इब्न खल्दून दुनिया के सबसे मशहूर सोशल साइंटिस्टों में से और अर्ली साइंटिस्टों में से एक है। तो जितने सिविलाइजेशंस थे ये एशिया में ही थे, स्टार्टिंग फ्रॉम जापान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, आपको फिर इधर पर्शियन हो गया, आपको बेजेंटाइन हो गया, और मेसोपोटामिया हो गया, और यमन का हो गया, इजिप्ट का हो गया। ये पूरे सिविलाइजेशंस यहाँ एशिया से ही निकले हैं। ये वेस्ट में कुछ था नहीं। जो वेस्ट बेसिकली आज जो यूरोप और अमेरिका एट्सेट्रा ये जो बड़े बड़े बातें करते हैं, इनके पास कभी कुछ था ही नहीं। ठीक है, डार्क एजेस में से बाहर आए हैं। लैटिन अमेरिका में था बेशक, लेकिन वो पूरे को ख़त्म हो गया है। अब वो आर्कोलॉजिकल सर्वे वाले, आर्कोलॉजिस्ट जो भी बोलते हैं, थोड़ा बहुत खोद खाद के जहाँ से भी कुछ भी निकालते हैं, अब बस वही फाइंडिंग्स हैं यहाँ पे। एज़्टेक और मायान सिविलाइजेशन जो थे ख़त्म हो गए बेचारे, पूरे के पूरे ख़त्म हो गए वो लोग। तो इब्न खल्दून ये कह रहे हैं बेसिकली कि कोई भी कंट्री या कोई भी कौम, कोई भी नेशन जब बनता है ना, जो फर्स्ट जनरेशन वो कैसे बनता है, कैसे सस्टेन होता है, उसके बाद वो पीक पे कब पहुंचता है और वो गिरता कब है, और वो गिरने के टाइम पे क्या साइंस है उसके, क्या है। ये है फर्स्ट जनरेशन जो होता है। वो जनरेशन लोगों को इकट्ठा करती है अज़बियत और ग्रुप फीलिंग के नाम पे, कबीले वाली फीलिंग के नाम पे, एक जगह जमा करके कॉमन गोल के लिए, कॉमन एजेंडा के थ्रू वो एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए, एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज करते हैं, या फिर कोई नई टेरिटरी, जैसा कि आपको चंगेज़ खान ने नई टेरिटरी क्रिएट की थी। ठीक है, चंगेज़ खान से पहले, चंगेज़ खान के वो मंगोल में कोई इतना बड़ा कोई ऐसा जो था नहीं, चंगेज़ खान ने बनाया है जो भी बनाया। और नया सिस्टम बनाने का तो ये आपको क्या, एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज करने के लिए, जैसा बनु अब्बास ने बनु उमैया को चैलेंज किया था। तो हम एग्जाम्पल इसके लिए आप समझेंगे सऊदी अरब से 1920s में, जब ये इब्न सऊद ने लोगों को जमा किया, कबीले वाला, अपने कबीले के लोगों को, और वहाबी मौलवियों को, उर्फ में जिसे वहाबी कहते हैं, वहाबी मौलवियों को जमा किया और एग्जिस्टिंग सिस्टम और एग्जिस्टिंग उस पूरे सिस्टम को चैलेंज किया और कंट्रोल में ले लिया आपने। ही वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। अगर आपको इसको तफसील में समझना है तो मोहम्मद असद की किताब है रोड टू मक्का, उसमें सारी चीज़ें, ही वॉज ए पर्सनल विटनेस ओवर देयर, उन्होंने हर चीज़ विटनेस किया है। ही वॉज ए पर्सनल फ्रेंड टू हिम, इब्न सऊद, और उनके साथ काफ़ी मिलना जुलना, काफ़ी सालों गुजारे हैं उन्होंने। तो इब्न सऊद ने ये कैप्चर किया है। और इब्न सऊद के बारे में वो लिखते हैं कि भाई ही वॉज वेरी हॉस्पिटेबल, लोगों से मिलना, हर कोई उनके पास दरवाजे पे कभी कोई रुकता नहीं था, डायरेक्ट उनसे मुलाकात, और हर चीज़ मर्सनरीज को और अपने फुट सोल्जर्स को पैसों से नवाजना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और पॉलिसीज़ में लोगों से बहुत मिलना जुलना, ये हर चीज़ था। ये फर्स्ट जनरेशन में हमेशा होता है। और इब्न खल्दून लिखते हैं जनरली ये 120 साल से ज़्यादा ये कोई भी एक फैमिली सिस्टम चलता नहीं। सिविलाइजेशन चलती है अपनी जगह, लेकिन रूलिंग फैमिली से 120 साल से ज़्यादा नहीं चलती है। 120 साल इज़ लाइक जनरली 120 साल इज़ द लिमिट। और ये सऊदी सिस्टम जो है 105 ईयर्स समझ लीजिए आप, ये 100 अप्रॉक्सीमेटली। तो इनका भी 15-20 साल से ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो इब्न सऊद जब लोगों से, वो जो रूलर थे, तो लोगों से मिलना करना, सबसे उनका अच्छे ताल्लुकात थे। सेकेंड जनरेशन आती है, वो फर्स्ट जनरेशन को देखती है कि वो कैसे रूल कर रहे हैं और क्या स्ट्रगल्स किए थे। तो उनके अंदर थोड़ी ह्यूमिलिटी होती है, थोड़े अखलाक होते हैं, फिर भी लोगों से मिलते हैं, लोगों को पैसे वैसे देते हैं, मैनेज करते हैं। थर्ड जनरेशन गॉन केस है। थर्ड जनरेशन को कुछ पता ही नहीं होता है, उन्होंने अपने दादा को कभी देखा नहीं है, क्या क्या उसके स्ट्रगल थी, कैसे लोगों को जोड़ते थे, कैसे लोगों को एड्रेस करना है, कैसे लोगों को सबको मैनेज करना है, पॉलिसीज़ कैसे रहना है, इंक्लूसिव सबको मिला के कैसे चलना है, ये मालूम ही नहीं होता। वो पैसे और लग्जरी के नशे में होते हैं, लेकिन जनरली वो भी मैनेज करके निकल जाते हैं। फोर्थ जनरेशन, थर्ड और फोर्थ तक ख़त्म हो जाता है सब। फोर्थ जनरेशन पैसे में इतना डूब जाती है, नशे में और एरोगेंस में, कुछ ना, लग्जरी के बिना वो जी नहीं सकते, लग्जरी के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। उनकी ज़िंदगी का मकसद यही है कि अपनी एग्जिस्टिंग लग्जरी को कैसे प्रोलॉन्ग करें, कैसे मेंटेन करें। ये अज़बिया और ये जो ग्रुप फीलिंग जो होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। वो खुद अपने से जो है ना लोगों को दूर करते रहते हैं। कोई उनसे बिना अपॉइंटमेंट के मिल नहीं सकता। वो जब चाहे जब किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन किसी को उनके पास आने की इजाज़त नहीं होती, उनके महफिलों में बैठने की इजाज़त नहीं होती। वो अपने फुट सोल्जर्स जो उनके लिए काम करने वाले होते हैं, उनके ऊपर उनका ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो लोग
दूर कर देते हैं और दूसरों को जो है ना किराए के मर्सनरीज को ला के बिठा देते, जैसे अमेरिकन, फ्रेंच और ब्रिटिश और सऊदी अरब में पाकिस्तानियाँ पैसे के लिए, सब पैसे के लिए बैठे हैं लोग। ठीक है, तनख्वाह मत दो, सब उठ के चले जाएंगे, किसी को कोई एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, सब पैसे के लिए बैठे हैं। और अपने खुद के लोगों को, अपने खुद के कबीले को, अपने खुद के ख़ानदान को सब दूर करते रहते हैं। क्यों? डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, लग्जरी, पैसा उड़ाओ, अय्याशी करो, यही उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है। जो इब्न सऊद और इब्न अब्दुल वहाब के जो अलायंसेस थे, या वहाबी मौलवियों के साथ सऊदी ने क्या किया सबको पता है। हज़ारों मौलवी जेल में पड़े हैं, पूरे के पूरे वहाबी नहीं है, लेकिन स्टिल मजहबी सब। जब एक टाइम था सऊदी अरब में, नमाज कोई नहीं पढ़ रहा है, रोड पे दिख गया, ले आके मार मार के 200 रकात नमाज पढ़ देते। एडमिनिस्ट्रेशन कोई कुछ नहीं कर सकता था उसमें, वहाबियों का ये पकड़ थी वहाँ पे। आज नहीं, आज वहाबियों को मार मार के ले आके जो है ना जेलों में डाल दे रहे हैं, खुद से दूर करते हैं। हटो, दूर हटो, दूर हटो, लग्जरी चाहिए बस। 500-500 मिलियन डॉलर की पेंटिंग ले लिए, 2-2 बिलियन 3-3 बिलियन की जो है ना पूरे आइलैंड्स और याश खरीद लिए। आप अमेरिका, कैलिफोर्निया और लंदन के स्ट्रीट्स पे आधे से ज़्यादा तो अरब के जो है ना रूलर्स के प्रिंसों के जो है ना लग्जरी कार्स और स्पोर्ट्स कार्स आधे से ज़्यादा इन लोग के ही होते हैं। ये लोग ही सब हर चीज़, वहाँ की रियल एस्टेट को, वहाँ के टेक जायंट्स को। अभी रिसेंटली $3 ट्रिलियन ट्रम्प जब आया था उसको कमिट किए थे, क़तर और यूएई और सऊदी, ये सब ने मिलकर $3 ट्रिलियन। ठीक है, और हरकतें इनकी कैसी है, जेनोसाइड, अब्राहम अकॉर्ड करके ये लोग इसराइल के और अमेरिका एक गोद में बैठ गए। ठीक है, सूडान में जो जेनोसाइड हो रहा था, पूरी दुनिया को मालूम है कि उसमें मेजर इन्फ्लुएंसर और उसमें फंडिंग बोलिए या फिर जो भी सपोर्ट है बोलिए, यूएई का था। और यूएई के जो पेड इन्फ्लुएंसर्स है जो कि वहाँ के गवर्नमेंट नैरेटिव चलाते हैं, कभी आप उनके वीडियोस देखिए, इतना एरोगेंस, इतना जाम के जेनोसाइड के वीडियोस प्ले कर रहे हैं और हंस रहे हैं, लिटरली हंस रहे हैं। ठीक है, अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ जो हो रहा है, और फ़लस्तीनियों के साथ और दूसरों के साथ क्या क्या कि जो लोग जानते हैं जियोपॉलिटिक्स और जो लोग पढ़ते हैं उनको सबको मालूम है। अब मैं नया उसमें कोई री इन्वेंटिंग द व्हील वाली कोई बात नहीं है, मैं कुछ नया उसमें ऐड नहीं करूँगा। लेकिन जब ये जनरेशन आ जाता है ना, इन लोगों का पीक जब पहुंच जाता है, अब इसके बाद यहाँ का गिरना ही गिरना है ग्राफ। और पूरी ह्यूमन हिस्ट्री, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन में यही हुआ है। इसमें कोई नया ये पर्टिकुलर अरब रीजन और ये अरब्स का नहीं है, पूरी इंसानी तारीख में यही हुआ है। जब ये लोग अपने पीक पे पहुंचते हैं, जाम और एरोगेंस और अपने नशे में, अपने लग्जरी में पीक पे आते हैं ना, ये मेगा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। इजिप्शियंस ने पिरामिड्स बनाए, ठीक है, चाइनीज़ ने कुछ बनाया, बेजेंटाइंस ने कुछ बनाया, ठीक है, पर्शियंस ने कुछ बनाया, हर कोई, इंडिया में, इंडियन सिविलाइजेशन में कोई कुछ बना गया। अमेरिका में भी आप देखिए, आप राइट में, वो भी अपने पीक पे है, ख़त्म है उसके बाद यहाँ से। ये लोग जो है ना मैन मेड आइलैंड्स बना रहे हैं। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े बड़े मॉल्स, सबसे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, 170 किलोमीटर की सिटी। ठीक है, ये दुनिया, ये जो हदीस में आया है ना कि नंगे पाँव चलने वाले बदू एक दूसरे से दुनिया में सबसे ऊंची इमारतें, सबसे ऊंचे घर बनाने में एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। वी आर विटनेसिंग इट, देख रहे हैं। सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग आज यूएई में है और उससे कम्पीट कर रहा है सऊदी अरब। दोनों नंगे पाँव चलने वाले बदू। यूएई के तो रिसेंटली अभी तक भी यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद है। इट्स वाज जस्ट अ नियर फिशिंग विलेज, छोटा मछुआरों का गाँव है था। अभी यूएई तो अपने दाम में फिल वक्त दज्जाल बन के बैठा है। दुनिया में अगर दज्जालों को अगर देखना है, फिरौनों को अगर देखना है, फिरौन, तो यूएई की रूलिंग फैमिली को आप देख लीजिए। उनका क्या एरोगेंस है। ये जब मेगा प्रोजेक्ट्स पे जब पहुंचते हैं, उसके बाद नो टर्निंग बैक, उसके बाद इनको गिरना ही गिरना है। इनकी सिक्योरिटी ये खुद नहीं कर सकते, सिक्योरिटी के लिए किसी और को चाहिए। खुद जब बहादुरी करके छाती पीट के अगर कुछ कोशिश करने जाएंगे, तो यमन में सऊदियों के साथ क्या हुआ देखिए, सबको पता है। सऊदी यमनियों ने, नंगे पाँव चलने वाले यमनियों ने, बहादुर यमनियों ने सऊदियों को क्या किया। आज ईरान और इजराइल अमेरिका के जंग के बीच में ये लोग पिस रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते लोग, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई समझ रहा है कि अरब वर्ल्ड जो है ना बहादुरी दिखा रहा है या सब्र दिखा रहा है, इसका जवाब दे सकता है, तो वो गलत फहमी में है या झूठ बोल रहा है, खुद फरेबी, खुद को धोखा दे रहा है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इनकी हैसियत और इनकी औकात नहीं है। वो फेज़, वो स्टेज ये लोग का पार हो गया। ये लोग अब मेगा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद कोई भी सिविलाइजेशन दुनिया में आज तक उसके आगे सरवाइव नहीं करी। मेगा प्रोजेक्ट्स पे आने के बाद वो लोग ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से।
अब यूएई, सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन, ये लोग यहाँ से ख़त्म। अब इन लोगों को बचने का एक ही चांस है। आज का सवाल यही है कि अब इनको अगर ये सिचुएशन के बाहर निकलना है तो इनको अपनी कंट्री में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने रीडेवलपमेंट में वापस बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो कि इन लोगों ने ऑलरेडी ट्रम्प को कमिट कर दिया, 3 ट्रिलियन यूएसडी। अब वो अगर वापस लेंगे और अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, अपने कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे, तो ही इनके सर्वाइवल के चांसेस है। अब ये पर्टिकुलर रूलिंग फैमिलीज बचते हैं नहीं बचते हैं, दैट इज द बिग क्वेश्चन। आई डोंट थिंक, देखते हैं, नोबडी नोज इट फॉर श्योर। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये पर्टिकुलर रूलिंग फैमिलीज का क्या होगा, वो मुस्तकबिल में पता चलेगा। अमेरिका में अगर ये लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अमेरिका में फिल वक्त जो टेक और एआई बूम चल रहा है वो कोलैप्स हो जाएगा। अमेरिका इनको पैसे देगा क्या अमेरिका इनको छोड़ेगा? यूक्रेन और रशिया की वॉर में रशिया के सारे एसेट्स सीज कर दिए यूरोप और अमेरिका में जो थे। रशिया न्यूक्लियर पावर है, इतना बड़ा पावर है, दुनिया का सुपर पावर्स में से एक पावर है, उसके अगर एसेट्स वो लोग सीज कर सकते हैं तो ये अरबियों की क्या हैसियत है? इनको तो ना पूछना तो छोड़ो, इनको बोलने की भी जरूरत नहीं है। इनके सारे एसेट्स वही हैं, इनका रियल एस्टेट वही है, इनके पैसे वही हैं, इनके पेंटिंग्स वही हैं, इनके याश वही हैं, इनकी हर चीज़ वहीं पड़ी हुई है। अगर ये लोग पैसे वापस ले लेंगे या फिर जो कमिट किया था नहीं दिए अभी तक, रोक लेंगे, तो अमेरिका का कोलैप्स है। और अमेरिका अपना कोलैप्स ये स्ट्रैटेजी और ये हर चीज़ समझते हुए होने देगा? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। अब अरब्स इसके बाहर कैसे निकलेंगे? ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग में इसराइल अल्टीमेटली चाह रहा है कि अरब्स और ईरानियंस एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर ले, और अमेरिका ये जंग में आया ही हारने के लिए। अमेरिका विल अल्टीमेटली लूज और सारे बेसिस को खाली करके चला जाएगा। ईरानियंस का यही वो है कंडीशन है कि 500 बिलियन उनको डैमेजेस में दे, सारे बेसिस खाली करके चले जाए अमेरिका। अल्टीमेटली अमेरिका को जाना है इन बेसिस, आधे से ज़्यादा बेसिस तो वैसे भी आज की तारीख में कुछ रहने लायक बचे भी नहीं हैं उनके। अमेरिका को ये जंग में से जाना है हार के। रही बात जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की, जो भी डिस्कशन चल रहा है कि इसराइल यूज़ कर सकता है, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन कि टैक्टिकल न्यूक्लियर अब इसराइल के पास एक ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि इसराइल भी बहुत ज़्यादा मार खा चुका है ऑलरेडी। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अगर ईरान के ऊपर इसराइल यूज़ करता है तो उसका असर सबको होगा। 14 लाख की आबादी है यूएई की, यूएई नेशनल्स की, 30 लाख तो ईरानी फौज है। टैक्टिकल न्यूक्लियर अगर आप करेंगे तो कितने ईरानियंस को मार देंगे, कितना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करेंगे, उसके बाद जो उसका असर होगा। और इससे पहले अगर रशिया ने ये ऐलान कर दिया कि ईरान इज़ अंडर माई न्यूक्लियर अम्ब्रेला और माई न्यूक्लियर प्रोटेक्शन, उसके बाद अब देखना यही है कि अरब्स इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे। अरब वर्ल्ड कंट्रीज़ जैसे हम देख रहे हैं ना, शायद वो रह जाएं जैसे कि वैसे, लेकिन ये पर्टिकुलर रूलिंग फैमिलीज़ रहेंगे नहीं रहेंगे, इनका इन्फ्लुएंस कहाँ तक होगा, कैसे होगा, अल्लाह आलम। देखते हैं आगे कैसे होता है। लेकिन अब ये जो सिचुएशन है, इसमें इसराइल की स्ट्रैटेजी है अमेरिका मार खाए, अरब्स और ईरानियंस एक दूसरे से लड़े, ये लोग सब तबाह हो जाए, इसराइल को खुला मैदान मिल जाए ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट के लिए। और रही बात तुर्की से, और वो तुर्की से इसराइल अकेला डील कर लेगा। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो शुरू से गिरवी पड़ा है अमेरिका के पास, पाकिस्तान की कोई मजाली नहीं है। पाकिस्तानी जनरल्स अमेरिकन के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर सुबह उठ के ब्रश भी नहीं कर सकते वो लोग। पाकिस्तान शुरू से अमेरिकन के पास गिरवी पड़ा है। पाकिस्तान का कौन मिलिट्री जनरल होगा, कौन आईएसआई चीफ होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सारे के सारे वाशिंगटन डीसी से आते हैं। तो ये इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी का करंट सिस्टम लड़ना करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। नफ्तली बेनेट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, उसने कहा है कि आफ्टर ईरान तुर्किया इज़ द बिगेस्ट थ्रेट, तुर्की को हम डील कर लेंगे। अब राइट नो इसराइल का ये टारगेट है कि अरब्स और ईरानियंस दोनों एक दूसरे को तबाह कर लें, और इसमें नुकसान अमेरिकन का भी हो, अमेरिकन अल्टीमेटली खाली करके चले जाए, इसराइल को खुला मैदान मिल जाए, नाइल से लेके वो पूरा जो ईस्टर्न इजिप्ट है, पूरा इजिप्ट, ईस्टर्न पार्ट, और पूरा लेबनान, और मोस्ट ऑफ सीरिया, ए ह्यूज पार्ट ऑफ तुर्की है, और
पूरा वेस्टर्न इराक, नॉर्दर्न सऊदी अरेबिया, दिस इज़ द ग्रेटर इजराइल, जॉर्डन पूरा का पूरा चला जाएगा। ये इसके लिए उसको केक वॉक मिल जाएगा। ये अगर नेशंस पूरे एक दूसरे को तबाह कर लेंगे, इधर पर्शिया भी तबाह हो जाएगा, इधर अरब भी तबाह हो जाएंगे, एक तुर्किया बचेगा, उसको हम डील कर लेंगे। अब क्या इस सिचुएशन के बाहर ये लोग थोड़ी बहुत भी अक्लमंदी दिखा के इसके बाहर निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वापस डेवलप करने के लिए क्या अमेरिका से ये पैसे वापस लेंगे? इतनी हिम्मत ये जुटा पाएंगे? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। देखते हैं आगे क्या होता है। विल कीप इन टच। अस्सलाम वालेकुम।